तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ हाज़िर हूँ सीटेट मैथ्स पेडागोजी से, जो कि सीटेट कक्षा 1 और 5 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है ना 30 का है, 30 जो है ना पेडागोजी का है, मैथ पेडागोजी से पूछा गया सवाल है, जो कि आपका 2023 जनवरी और फरवरी का पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गणित में आकलन पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने। ऑप्शन 2, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं की योजना। ऑप्शन 3, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने। ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान की अति महत्वपूर्ण पहलू पक्ष कौन-सा है? ऑप्शन ए, शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना। ऑप्शन 2, संख्या बोध का विकास करना। ऑप्शन 3, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ। ऑप्शन नंबर 4, गणना के कौशल का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी संख्या बोध का विकास कराना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक गणित पठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं, वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन 2, इन इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होना चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। ऑप्शन 3, पठचर्या को बीजगणितीय संकेतनों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन 4, पठचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर प्राप्त करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा। विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है? ऑप्शन 1, बच्चे को बीच में से 0 मिटाने के लिए कहना। ऑप्शन 2, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 3, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्या कैसे लिखी जाती है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी को स्वयं से सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है? ए में दिया है, दिए गए आयत को रबड़ या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से उन्हें गिनने के लिए कहना। बी में दिया हुआ है, आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। सी में दिया हुआ है, आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं, वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1, उपा ऑप्शन 2, रूब्रिक्स। ऑप्शन 3, अवलोकन। ऑप्शन 4, परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उपाख्यात्मक अभिलेख। ठीक है? तो 6 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग की ओर बढ़ने में सहायक होती है। ऑप्शन 1, जटिल से सरल अवधारणाओं। ऑप्शन 2, मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं। ऑप्शन 3, औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधियों। ऑप्शन 4, अमूर्त से मूर्त अवधारणाओं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। ऑप्शन 1, है ना,
अंतर्ज्ञान और प्रयोग। ऑप्शन 2 कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह। ऑप्शन 3 अवलोकन और प्रयोग। ऑप्शन 4 तर्कना और पैटर्न बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तर्कना और पैटर्न बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समापवर्त यानी लसा के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन 1 प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। ऑप्शन 2 इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 3 दैनिक जीवन में ऐसा बहुत से उदाहरण है जहां पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 4 सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी आईसीटी का प्रयोग करते हुए इसका परिचय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है सॉरी 10। कह रहा है कि जब एक बच्चे को 5 गुणे 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। 5 गुणे 28 बराबर 28 गुणे 5 बराबर ब्रैकेट 14 गुणे 2 ब्रैकेट बंद गुणे 5 बराबर 14 गुणे ब्रैकेट 2 इंटू 5 बराबर 14 गुणे 10 बराबर 140 बच्चे ने प्रयुक्त किया है। ऑप्शन ए में दिया है क्रम विनिमय नियम। ऑप्शन बी में दिया है वितरण या बंटन नियम। ऑप्शन सी में दिया है सहचार्य नियम। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है ए और सी। ऑप्शन 2 में दिया है ए और बी। ऑप्शन सी 3 में दिया है केवल एक। ऑप्शन 4 में दिया है बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए और सी यानी क्रम विनिमय नियम और सहचार नियम ये दोनों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक यानी एक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधित समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन 1 संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना। ऑप्शन 2 कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। ऑप्शन 3 मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना। ऑप्शन 4 ज्योमितीय आकृतियों के नामों का प्रत्यस्मरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये टोटल क्वेश्चन जो है आपका जनवरी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक अंकीय संख्याओं के योग प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकनों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह कौन सा प्रकार कहलाता है। ऑप्शन 1 मूर्त। ऑप्शन 2 दृश्यमा पिता। ऑप्शन 3 अभिप्रदर्शन। ऑप्शन 4 सांकेतिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अभिप्रदर्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। कह रहा है कि एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वैन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्योमितीय चिंतन के किस स्तर पर है। ऑप्शन 1 विश्लेषण। ऑप्शन 2 स्वयं सिद्ध। ऑप्शन 3 निगमन। ऑप्शन 4 दृश्यकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दृश्यकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्याकरण की एक समस्या 63-29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64-30 में परिवर्तित कर दिया है। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 बच्चा यह नहीं जानता है कि 63-29 को कैसे हल करना है। ऑप्शन 2 बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस यानी दुविधा में पड़ गया है। ऑप्शन 3 बच्चे में व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है अतः वह एक वैकल्पिक युक्ति प्रयोग करता है।
ऑप्शन 4, बच्चे के पास व्याकरण की न तो संकल्पनात्मक समझ है और ना मापक कलन विधि का ज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चे के व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है और अंतः वह एक वैकल्पिक युक्ति प्रयोग करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15। गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 गुणे 0 बराबर 7 और 0 गुणे 7 बराबर 7 होता है। उपयुक्त परिस्थिति में बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा है। ऑप्शन 2, उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 गुणे 1 बराबर 7 से आरंभ होते हैं। ऑप्शन 3, सही परिकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4, वह गलती रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं में विस्तृत कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं में विस्तृत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। दोस्त, अभी तक वीडियो आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आगे जो भी क्वेश्चन है, ये जो जितना क्वेश्चन था, ये मैथ पेडागोजी से 15 सवाल लिया गया था, जो कि आपका जनवरी 2023 को पूछा गया है। अगला जो 16 से 30 तक चलने वाला है, वो आपका होगा फरवरी 2023 से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फैज फैजा कहती है कि 1/8 1/2 से बड़ा भिन्न है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह एक है। ऑप्शन 1, कार्य विधिक त्रुटि। ऑप्शन 2, अवधारणात्मक त्रुटि। ऑप्शन 3, लापरवाही से हुई त्रुटि। ऑप्शन 4, भाषा की त्रुटि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अवधारणात्मक त्रुटि इसको बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ऑप्शन 1, सुसंगत और स्थैतिक। ऑप्शन 2, महत्वाकांक्षी और स्थैतिक। ऑप्शन 3, स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित। ऑप्शन 4, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन 1, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें संख्या भी शामिल हो। ऑप्शन 2, बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी विधि का प्रयोग करना। ऑप्शन 3, समस्या को हल करने के लिए बीजीय बीजीय सर्वसमीकाओं का परिचय देना। ऑप्शन 4, दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1, अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। ऑप्शन 2, विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के पास योग और व्याकरण दोनों की अवधारणात्मक समझ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विद्यार्थियों ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये सभी क्वेश्चन जो है ना, कि ये फरवरी का पूछा गया सवाल है, फरवरी 2023, जो सीटेट कक्षा 1 और 5 के लिए होता है, मैथ पेडागोजी का ये क्वेश्चन है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्त से डॉट 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 के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन एक, गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करने। ऑप्शन दो, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता। ऑप्शन तीन, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना। ऑप्शन चार, औपचारिक कलन विधि का को कंठस्थ करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है? ए में दिया है प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। ऑप्शन बी, गणित की संचयी प्रकृति। ऑप्शन तीन, जेंडर विशिष्ट योग्यताएं। ऑप्शन डी में दिया है रचनात्मक आकलन तकनीकें। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन एक में दिया है केवल डी डी। ऑप्शन दो में दिया है ए और बी। ऑप्शन सी में दिया है बी और सी। ऑप्शन फोर में दिया है ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। ये सही है, इसलिए केवल एक डी है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसलिए केवल डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए कहता है, वह है। ऑप्शन एक, पलटना। ऑप्शन दो, घूर्णन। ऑप्शन तीन, यह रूपांतरण संभव नहीं है। ऑप्शन चार, स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है? ऑप्शन एक, इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे। ऑप्शन दो, यह अंक गणित और ज्योमिति में गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है। ऑप्शन तीन, इसका प्राथमिक कक्षा में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर की पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन एक, ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन दो, इसका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। ऑप्शन तीन, इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। कुछ ऑप्शन नंबर 4, ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इनका प्रयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। तो ये नेगेटिव दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी नहीं पूछता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त, है ना, इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही है, वह है। ऑप्शन एक, योग। ऑप्शन दो, अनुपात। ऑप्शन तीन, गुणन। ऑप्शन चार, समानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि योग। यानी अब क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर एक, इज द राइट आंसर, है ना। ये सभी के सभी फरवरी 2023 का पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है।
ए में दिया है कि मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे, पर मुझे पूछने से डर लग रहा था। बी, मैं गणित के प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए, तो कहीं मैं बेवकूफ़ न कहलाई कहलाई जाऊँ जाऊँ। यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? अब ए में दिया हुआ अध्यापक केंद्रित कक्षा, बी में दिया है गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी, ऑप्शन दो गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, ऑप्शन चार अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ए और सी, ऑप्शन दो में दिया है बी और डी, ऑप्शन तीन में दिया है केवल सी, ऑप्शन चार में दिया है ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 27। दोस्त ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो फरवरी 2023 को पूछा गया था, है ना? और आप लोगों के पास समय नहीं है ना? 2 दिन और बच गए हैं आपका पेपर होने से। तो आप 2 दिन जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा सको आप लगाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको एक पैटर्न देता है कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है? ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो फरवरी 2023 और जनवरी 2023 का पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्वयं अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन ए, यह सीखने की क्या सीखना है। ऑप्शन दो, यह सीखना कि कहाँ से सीखना है। ऑप्शन तीन, यह सीखना है कि कैसे सीखना है। ऑप्शन चार, यह सीखना कि किससे सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह सीखना कि कैसे सीखना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन एक, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। ऑप्शन दो, शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफी दूर है। ऑप्शन तीन, शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। ऑप्शन चार, शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के प्रयास के लिए अवसर प्रदान करने करने चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षक को विभिन्न यथो यथोचित उत्तरों के प्रयास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन एक, माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। ऑप्शन दो, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना। ऑप्शन तीन, गणित में बच्चे की सीखने में रह गई कमियों को समझना। ऑप्शन चार, बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों में बांटना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गणित में बच्चों को सीखने में रह गई कमियों को समझना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैन हेल की ज्योमितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्योमितीय चिंतन के किस स्तर पर है। ऑप्शन एक, संबंधता। ऑप्शन दो, विश्लेषण। ऑप्शन तीन, दृश्यीकरण। ऑप्शन चार, स्वयं सिद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्त, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर हाँ यहां तक आप वीडियो प्लीज देख लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन 30 में आप सही कितना अटेम्प्ट किए हैं, है ना? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।